नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के 15 मार्क्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं 15 मार्क्स को हम कवर करने जा रहे हैं इस फ्री बैच के ज़रिए। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस बैच के साथ जुड़ जाइए। आइए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम देख रहे थे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने देखा था कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, वो क्या होता है। और उसमें हमने जाना था कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि होमोजीनियस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल का, कब पर्टिकुलर इंटीग्रल की जरूरत पड़ती है और किस तरह से उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसके पिछले लेक्चर्स में हम जान चुके हैं कि हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, इट इज एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइप होता है। ठीक है, और उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरह से लिखा जाता है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, जिसमें सी एफ क्या है, सी एफ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, हमने ये भी जाना था कि जब q जीरो होता है, जब q की वैल्यू जीरो होती है, तब इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस बनता है। ठीक है, और उस होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको y इज इक्वल्स टू सी एफ ओनली चाहिए। ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही फाइंड करना है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में नहीं चाहिए आपको। राइट, तो वहाँ पे स्टेप्स क्या होते थे, वहाँ पे स्टेप इस तरह से होते थे कि सी एफ को फाइंड करने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ता था, एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो करके। उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ता था, और सॉल्व करने के बाद जो आपको रूट्स मिलते थे, उन रूट्स के अकॉर्डिंगली आप सी एफ जो है वो फाइंड करते थे। ठीक है, वो सारी चर्चा, वो सारा डिस्कशन जो है वो हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, इसलिए इतना तेज़ी से आपको सब कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब जो केस है उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, क्यू जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्यू विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अब अगर क्यू जीरो नहीं है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो भी आएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी केस में आएगा, और वो किस तरह से फाइंड करते हैं वही आज के लेक्चर में हमको जानना है। ओके, आइए दोस्तों, तो किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं जनरल मेथड। ओके, जनरल मेथड का मतलब क्या है, जनरल मेथड का मतलब सिंपल है कि हमारे पास एक इक्वेशन रहेगा। ओके, उससे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल सीधे सीधे फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स इंटीग्रल क्यू ऑफ एक्स और ई रेज टू माइनस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान रखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइप का होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, एंड हियर क्यू विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्यू विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। तो क्यू क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा जो है वो करने वाले हैं अभी। ठीक है, ओके, जब क्यू जीरो नहीं होता है तभी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि उस वाले केस में ही आपका जो सोल्यूशन है वो बनेगा y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बहुत सारी बुक में, बहुत सारे मटेरियल में आपको ये देखने को मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को वाई सी लिखा जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल को वाई पी लिखा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो हो जाएगा। अब आप तो कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला है अपने पास क्यू की वैल्यू है, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो और आंसर आ गया, यही कहोगे ना। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इस मेथड से अगर आप अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल ढूंढने जाओगे तो हो सकता है कि कभी कभी शाम भी हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे पास ये क्यू ऑफ एक्स आता है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसको ई रेज टू माइनस ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके बाद में इंटीग्रेट करना
थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल जो है वो बहुत लंबा होता है और कभी कभी बहुत लेंथी प्रोसेस करने के बावजूद भी आंसर गलत आने के चांसेस है। इसलिए हम जनरल मेथड से बहुत ही कम बार जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल को ढूंढते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे ढूंढा जाता है, उसके लिए एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, या फिर उसको बोलेंगे शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड जो है उसको समझने के लिए हमारे पास क्यू ऑफ एक्स के कुछ फिक्स केसेस हैं। उस केसेस के आधार पे हम जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 ऐसे कुल 5 केसेस हैं। 5 केसेस को देखेंगे वन बाय वन और जानेंगे कि किस तरह से आप जो है वो फाइंड कर सकते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल हर एक केस के लिए। तो आज जो है वो 2 केस देखने वाले हैं। आइए जान लेते हैं पहले कि केसेस कौन कौन से हैं हमारे पास। तो पहला केस है कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो हो सकता है आपका ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये पहला केस है कि ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, यानी कि इस तरह से एक्सपोनेंशियल ई के पावर में हो, ओके। दूसरा केस है केस 2 कि आपका जो क्यू है, ओके, वो कुछ इस तरह से हो ट्रिगोनोमेट्रिक साइन ए एक्स प्लस बी या तो फिर कोस एक्स प्लस बी, ओके। केस नंबर 3 हमारे पास है। केस नंबर 3 हो सकता है कि आपका जो क्यू ऑफ एक्स हो वो एक्स पावर एम हो, एक्स पावर एम हो या फिर कोई पॉलिनोमियल हो, कोई पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी कि एक्स की कोई पॉलिनोमियल हो। यानी कि वो होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y, इस तरह से प्लस 4x, इस तरह से कुछ जो है वो आपके पास पॉलिनोमियल हो सकती है, ठीक है। और केस नंबर 4 जो है, केस नंबर 4 वो कुछ इस तरह से हो सकता है आपके पास कि आपके पास ई रेस टू एक्स प्लस बी वाला कुछ फॉर्म हो और उसके साथ जो है वो कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो, ओके। सो ई रेस टू एक्स उसके साथ कोई अलग फंक्शन मल्टीप्लाइड में हो, उस अलग फंक्शन को मैं वी बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो पांचवा केस क्या है, बाद में पांचवा केस जो है वो इस तरह से हो सकता है कि जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास यहाँ पे ई रेस टू एक्स जो है वो वी को मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स आपका हो सकता है एक्स मल्टीप्लाइड बाई वी, ठीक है। कोई एक्स हो जो कि वी से मल्टीप्लाइड हो, ओके। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि आपके पास ए और बी जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे वी जो है वो एक्स का ही फंक्शन है, राइट। इस तरह से आपके पास जो है वो 5 अलग अलग केसेस हो सकते हैं और उन 5 अलग अलग केसेस के आधार पे ही हमको काम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको पहले 2 केसेस के बारे में इस वक्त डिस्कस करूंगा, बाकी की चर्चा जो है वो अगले लेक्चर्स में करने वाले हैं। तो पहले केस पे आ जाते हैं। पहला केस जो है वो इस तरह से है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया वैसे एक कुछ भी हो सकता है, कि हो सकता है कि ये कुछ ऐसे हो, क्यू ऑफ एक्स की जगह पे आपको दे रखा हो ई रेस टू 3x, ठीक है। मतलब कि बी मोस्टली केसेस में सभी जगह पे मैंने देखा है तो 0 ही होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ई रेस टू 3x माइनस 4, राइट। लेकिन क्या है कि ज़्यादातर मतलब देखा जाए तो बी जो है वो हमारे लिए कुछ मायने रखता नहीं है। बी कुछ भी हो, हमारे लिए मायने रखता है ए की वैल्यू, ठीक है। क्यों ऐसा है तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके का फॉर्म है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस बी टाइप का फॉर्म है, तो आपका जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आएगा। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लिए आपको पता है कि आपके पास जनरल फॉर्म इस तरह से होता है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू होता है ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लिए आप ये जो एफ ऑफ डी है उसको यहाँ पे नीचे जाने दो, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू, सही है ना, ठीक है। हाँ लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू, ये होगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू। अब आपको करना क्या है कि आपका यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, ये है, ओके। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, दैट्स वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स, ओके, ए एक्स प्लस बी, चलो ए एक्स प्लस बी, राइट, ओके। अभी आपको करना क्या है, इसमें अगर आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है तो बहुत ही आसान है, सिंपल सी चीज़ करनी है और वो ये है कि पुट डी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है।
डी की जगह पे ए रख दो, डी यहाँ पे है, उसकी जगह पे ये जो ए की वैल्यू है उसको रख दो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सब कुछ ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है। ओके, तो ए रख दो और आपका जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से बन जाएगा, सो दैट योर पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/f(a), और इसको क्या करना है, इसको वैसे ही रखो, उसको कुछ मत छेड़ो, ठीक है, e⁻x+b, और इसका जो भी आंसर आएगा वही होगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, वही होगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, राइट। लेकिन ये कब आपका आंसर बनेगा, ये आपका आंसर कब बनेगा, फाइनल आंसर ये तभी बनेगा कि जब आपने जो f(a) लिया है, मतलब कि d की जगह पे जो a की वैल्यू रखी है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ही ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा। बात समझ रहे हो, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तभी ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। लेकिन बट इफ अगर ऐसा होता है कि आपका f(a) 0 बन जाता है, आपका f(a) जो है वो 0 बन जाता है, तो आपको क्या करना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो आपको सिर्फ इतना करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू 1/, ये जो डिनोमिनेटर में जो आप f(d) देख रहे हो उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, पूरी वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। e⁻x+b को वहीं पे रख दो जहाँ पे था वो। लेकिन जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक्चुअली तो वो था नहीं ना, तो आपने कुछ नया जो है वो ट्राई किया है, तो जब आप नया ट्राई करते हो तो कुछ पेनल्टी वगैरह कुछ आपको देनी पड़ती है, ठीक है उसकी, तो उसका जो पेनल्टी के फॉर्म में आपको यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, x मल्टीप्लाई कर देना है पेनल्टी के फॉर्म में, ठीक है। अब फिर से एक बार क्या करना है, वही चीज़ जो अभी अभी की थी, फिर से एक बार पुट d इज इक्वल्स टू a, ओके, d इज इक्वल्स टू a पुट कीजिए तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा इस तरह से, x डिवाइड बाई f(a) e⁻x+b, राइट। अब अगर इसमें भी f(a) इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तभी ये जो है वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा, ओके, तभी ये जो है वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा। अगर ये है तो, नहीं है तो क्या करोगे, नहीं है तो फिर से एक बार यही काम करना है, फिर से एक बार यही काम करना है, यही मतलब कौन सा काम, सिंपल सी बात है, अगर ये 0 होता है तो फिर से इसको एक और बार डिफरेंशिएट करो, लिख दो f'(a), ओके, और एक और x मल्टीप्लाई करो, एक x तो था ही, एक और x मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप जो है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हो, राइट। मैंने आपको क्या बताया कि आपको करना क्या है, सिंपल सा काम है। पहला जो स्टेप है उसमें यहाँ पे मैं आपको स्टेप वाइज दे देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से स्टेप दे देता हूँ। ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू f(d) e⁻x+b। दूसरे स्टेप में आपको पुट करना है d की जगह पे a, देखना है कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो ये आपका फाइनल आंसर है जो आपको मिला है वो। अगर नहीं आता है तो तीसरे स्टेप में आपको जाना है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो ही तीसरे स्टेप में जाना है, वरना नहीं जाना है, और बाद में आपका फाइनल आंसर ये आएगा। ओके, चलिए फिर से एक बार अगर इफ f(a) इज इक्वल्स टू 0 होता है, देन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। मतलब कि अगर 0 होता है डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और x से मल्टीप्लाई करो ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है, इस तरह से रिपीट करते जाओ और आपका फाइनल आंसर जो है वो बन जाएगा। तो मुझे पता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर कर देता हूँ और आपको जो है वो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपको क्या कहता है, एग्जाम्पल में है कि d² + 5d + 6y इज इक्वल्स टू e⁻x। तो ये जो अगर आप देख रहे हो ये किस तरीके का है, पहले तो ये है f(d) y इज इक्वल्स टू q टाइप, ओके, जिसमें आपका f(d) क्या होगा, f(d) होगा वो जो कि ब्रैकेट में है d² + 5d + 6, एंड आपका q क्या होगा, q है e⁻x, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि आपका q जो है वो 0 नहीं है, इसलिए आपका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, तो योर सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन
प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सिंपल है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, अब अगर ये आपका सॉल्यूशन है तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वो कैसे फाइंड करोगे, वो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको चाहिए होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि होगा एफ ऑफ डी को 0 से कंपेयर करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे आप पार्ट कर सकते हो इसके फ्रैक्शंस, तो इस तरह से हो गए d+3 एंड d+2, राइट। चलिए, तो पहला आएगा d इज इक्वल्स टू -3 और d इज इक्वल्स टू -2। ये दो रूट्स आपके पास आए हैं। कैसे रूट है दोस्तों, ये जो रूट है वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है आपके पास। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिले हैं। जब रूट आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, क्या होता है, c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x। ये हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार प्लीज उसको रिवाइज कर लीजिए। -3x प्लस c2e⁻²x। ठीक है, हो गया ये। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आपको मिल गया है, राइट। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, ताकि बाद में आप उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकें। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाने के बाद आपको करना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी इंटू क्यू। ठीक है, यही करते थे ना हम, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 1/f ऑफ डी इंटू क्यू करना है, उससे पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। ओके, तो कर लीजिए 1/f ऑफ डी क्या है, एफ ऑफ डी क्या है, ये रहे d² प्लस 5d प्लस 6 और q क्या है, e⁻x है। ओके, चलिए, अब अगर आपको ध्यान से इसमें आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो q है, वो e⁻x प्लस b टाइप का है। ओके, और वो है e⁻x। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका a क्या हुआ यहाँ पे, दैट्स वाई योर a इज नथिंग बट 1। ओके, और b जो है वो नहीं है, तो b की जगह पे आप 0 लिख सकते हैं, राइट। ओके, अब आपको करना क्या था, यहाँ पे रूल है अपने पास कि पुट d इज इक्वल्स टू a, पुट d इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट d इज इक्वल्स टू a, और a की जगह पे क्या है, 1 है। तो d इज इक्वल्स टू 1 आपको पुट करना पड़ेगा, कहाँ पे, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा इस तरह से, पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/, ये था d² प्लस 5d प्लस 6, ओके, e⁻x था। ओके, तो यहाँ पे आपने d की जगह पे रख दिया है क्या, d की जगह पे आपने रख दिया है 1, ओके, उसका स्क्वायर, यहाँ पे 5 × 1 प्लस 6। ठीक है, और बाकी जो e⁻x था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, चलो यहाँ पे वैल्यूज रख दो, 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 × 1 1 होता है, और यहाँ पे 6 e⁻x। ओके, क्या है आपके पास, 5 और 1 6, 6 और 6 12, तो e⁻x/12। ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। और बाद में फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या कह सकते हो आप कि y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF ये रहा, C1 e⁻−3x, C2 e⁻²x प्लस ये। ओके, so that your general solution is y is equals to CF is C1 e⁻3x plus C2 e⁻²x plus PI is e⁻x डिवाइड बाई 12। तो ये हो गया आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, था कुछ मुश्किल, आसान था ना। ठीक है, हमने वही किया है जो हम करते रहते हैं जनरली। ओके, हम क्या करते रहते हैं कि d² प्लस 5d प्लस 6y इज इक्वल्स टू समथिंग है, जो कि है f ऑफ dy इज इक्वल्स टू q टाइप। ओके, हमने देख लिया कि f ऑफ d ये है, q ये है, तो इसमें CF प्लस PI दोनों ढूंढने पड़ेंगे। अगर q 0 होता तो सिर्फ और सिर्फ CF ढूंढना पड़ता, PI नहीं ढूंढना पड़ता। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने रख दी 1 बाय 1। ओके, और मुझे क्या मिला है यहाँ पे, CF जो है मिल गया, CF मिल गया। उसके बाद PI के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/f ऑफ d इंटू क्यू करना पड़ेगा। ओके,
और वैसा करने पर हमको जो है वो d की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू 1 जो है वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि d इज इक्वल टू a रखना है, क्योंकि e रेस टू ax प्लस b वाला फॉर्म है ये, राइट। वो रखने के बाद हमको ये पता चला कि भाई डिनोमिनेटर में तो जीरो नहीं आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। हो गया काम। ओके, अब आप मुझसे पूछेंगे कि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो उसके लिए मैंने एक केस रखा है यहाँ पे, ठीक है, मैं तैयार रहता हूँ हमेशा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर में जीरो होगा। अब मुझे पता है कि आप सी एफ ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो अब आने वाले सभी क्वेश्चन में मैं सी एफ में ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला हूँ, सी एफ में नहीं ढूंढूंगा, मैं थोड़ा सा आलसी बंदा हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइप है पहले तो, ओके। और यहाँ पे एफ ऑफ डी की जगह पे क्या है, एफ ऑफ डी है आपका डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ओके। क्यू जो है वो क्या है, वो है ई रेस टू माइनस एक्स, ओके। तो ई रेस टू माइनस एक्स है, इसलिए आपका y जो है वो होगा सी एफ प्लस पी आई, ओके। अब सी एफ जो है वो मैं आपको गिफ्ट में देता हूँ, तुम ढूंढ लेना, ठीक है, अपने आप। पी आई जो है वो मैं ढूंढता हूँ, ठीक है, पी आई की मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर लूँगा, राइट। चलिए, तो पी आई फाइंड करते हैं। तो पी आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी टू क्यू, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, क्यू क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो ई रेस टू माइनस एक्स को आपको कंपेयर करना है किसके साथ, ई रेस टू एक्स प्लस बी के साथ। मुझे पता है कि आप होशियार हैं, अपने आप लगा सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए, ठीक है, कि x की आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे -1 है, तो आएगा आंसर a इज इक्वल्स टू -1 एंड b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास था क्या, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 था, उसमें ओके, ये आपका एफ ऑफ डी है, ठीक है। उसमें मैं a इज इक्वल्स टू, ठीक है, d इज इक्वल्स टू a, d इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -1 जो है वो सब्सटीट्यूट करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ ए आएगा इस तरह से, -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू -1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ जाएगा। तो आंसर क्या बचा, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे प्लस माइनस -2 और +1 हो गया 0। तो आपका एफ ऑफ ए हो गया 0, एफ ऑफ ए बन गया 0। मैंने आपको बताया कि जब एफ ऑफ ए 0 बनता है तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्टली सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दैट्स वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल को ढूंढते वक्त आपको x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पे q लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो भी q की वैल्यू है उसको लिखना पड़ेगा। चलिए ये कर लेते हैं आगे। ओके, सो व्हाट यू हैड, आपके पास ये था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ओके, ई रेस टू माइनस एक्स। जैसा कि आपको बताया कि नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एफ ऑफ डी है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये मैं अलग से कर रहा हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। एफ डैश ऑफ डी कर लेंगे, ठीक है, तो वो होगा 2d प्लस 2, डी के रिस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है, 2d प्लस 2 इंटू 1 और 1 का हो जाएगा 0, ठीक है। तो आंसर आ गया आखिर में 2d प्लस 2, राइट। चलिए अब क्या करोगे, एक चीज़ याद रखो, जब भी ऐसा कुछ करते हो तब सीधे सीधे वैल्यू रख ही दो, ठीक है। पुट d इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -1, चेक कर लो यहाँ पे भी होता है कि नहीं होता है, वरना एक और बार सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो तुम। -1 प्लस 2, ठीक है, क्या हो गया, -2 प्लस 2, ओह ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया, राइट। तो चलो पहले लिख लो इसको, ये आपने जब डिफ्रेंशिएट किया है तो उसको लिख लो, वरना कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो पी आई होगा पहले, नीचे डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, क्या लिख दिया, 2d प्लस 2 लिख दिया, और आगे x को मल्टीप्लाई किया, ई रेस टू माइनस एक्स तो था ही, ठीक है, आगे हमने x मल्टीप्लाई किया है। बाद में मैंने फिर से देखा, जब x इज इक्वल्स टू ए जो है वो फिर से लगाया, यहाँ पे d इज इक्वल्स टू ए जो है वो फिर से लगाया, तब मुझे पता चला कि ये फिर से 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये फिर से 0 हो रहा है तो मैं फिर से उसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, राइट। फिर से 0 हो रहा है तो ये तो नीचे था ही, x तो था ही, ठीक है, डिनोमिनेटर को मैं फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा,
चलिए तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2, डी का डिफ्रेंशिएशन 1, ओके, और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, आई बात समझ में। ई रेस टू माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया एक और एक्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने एक और बार डिफ्रेंशिएट किया है। समझ रहे हो, पहली बार डिफ्रेंशिएट किया ये रहा, उसमें उसको हमने लिख दिया यहाँ पे, बाद में मैंने उसके अंदर ये वैल्यू रखी एफ डैश ऑफ ए, देखा तो फिर से 0 हो रहा है तो फिर से मैंने वैल्यू डिफ्रेंशिएट कर दी। पार्टिकुलर इंटीग्रल एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई ये है 2, ठीक है, 2 इंटू 1 2 ई रेस टू माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्यों ये हो गया, क्योंकि अब तो नीचे डी है ही नहीं, अब नीचे डी नहीं है तो वैल्यू किसकी जगह पे रखोगे, तो यही आपका फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया है। राइट, बात समझ गए। इस तरह से आप जो है वो इसको कर सकते हो। वही स्टेप्स हैं, आपको वहां तक डिफ्रेंशिएट करते जाना है जब तक आपको डिनोमिनेटर में डी की जगह पे ए रखने पे वैल्यू 0 नहीं मिलती है। ओके, और जितनी भी बार डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हो उतनी बार न्यूमरेटर में आपको एक्स से मल्टीप्लाई करते जाना है। राइट, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अभी गेट में हो सकता है कि आपको ऑप्शंस दे दें, तो ऑप्शंस में क्या करेंगे वो लोग, इस तरह से ऑप्शंस दे रखे होंगे, पी आई इज इक्वल्स टू एक्स बाई टू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस दे देते हैं वो। तो क्या होता है कि हमारे पास बहुत ही नज़दीक के क्लोज कॉम्बैट वाले ऑप्शन होते हैं और हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में इसको जो है वो टिक करके आ जाते हैं। ओके, हम उसको दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करने के बारे में सोचते ही नहीं। तो ज़रा इसके बारे में भी सोचिए, इस तरह से आप जो है वो करेंगे तो आपको आसानी से मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो है वो केस 2 है। राइट, केस 1 को देख लिया, ई रेस टू एक्स हुआ, डी की जगह पे ए रख दो और पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलेगा। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी होता है तो क्या करोगे। ठीक है, साइन एक्स प्लस बी या फिर कोस एक्स प्लस बी होता है तो क्या करोगे, सिंपल है, करना कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे आपके पास क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, चलो, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए 1 अपॉन एफ ऑफ डी क्यू। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। ठीक है, आपने ये लिख दिया। उसके बाद आपने देखा कि आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसमें जो क्यू है वो है, मान लो कि साइन ए एक्स प्लस बी है। दोनों के केस में साइन हो या फिर कोस हो, दोनों का केस सेम ही है, इसलिए मैं साइन लिख रहा हूँ। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी है। ओके, आपने देखा कि साइन मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक जो है वो फंक्शन है, आपने यहाँ पे ए आइडेंटिफाई किया और क्या किया पता है, जब सब्स्टिट्यूशन की बात आई तब पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। ये बात याद रखो, ये माइनस साइन जो है वो ए स्क्वायर के बाहर है, माइनस ए का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, ये सब्स्टिट्यूट करो इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर ये सब्स्टिट्यूट करने पे आपको तो पता ही है कि बाद में ये एफ ऑफ डी 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, वो सारी प्रोसीजर करनी है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बिकम समथिंग लाइक दिस कि 1 अपॉन एफ ऑफ, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और डी का कोई फंक्शन जो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी वाली टर्म भी होगी। चलिए, तो ये होगा साइन ए एक्स प्लस बी। राइट, बाद में देखना है कि ये जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं होती, अगर 0 हुई तो क्या करोगे, वही चीज़ जो आगे की थी, मतलब कि x से मल्टीप्लाई करो, नीचे डिफरेंशिएट करो और आगे बढ़ाओ। ओके, सो मैं यहाँ पे स्टेप 3 सीधे सीधे इतना ही लिख रहा हूँ, इफ डिनोमिनेटर इज 0, इफ डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर ये 0 होता है देन गो बाय प्रीवियस मेथड एंड डिफरेंशिएट। ठीक है, एंड डिफरेंशिएट, बस इतना आसान शब्दों में लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो आप क्या करोगे, सिंपल है कि भाई प्रीवियस मेथड के हिसाब से जाओ और डिफरेंशिएट कर दो। राइट, इतना आसान है। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। ओके, पहला एग्जाम्पल ये रहा, डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल्स टू साइन 4x। ओके, चलिए यहाँ पे साइन 4x है, मैंने आपको बताया कोस हो या फिर साइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
पहले आपने देख लिया कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइप का है, जी बिल्कुल है। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो वाई है वो होगा सी एफ प्लस पी आई, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि सी एफ मैंने आपको गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो आप सी एफ जो है वो खुद ही ढूंढ लेना, आखिर में पी आई के साथ ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आपको पी आई ढूंढ के दूंगा, तो पी आई इज इक्वल्स टू 1/f ऑफ डी इंटू क्यू। ओके, तो 1/f ऑफ डी क्या होता है, साइन 4x, ओके सॉरी सॉरी, एफ ऑफ डी मतलब कि डी स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे साइन 4x, राइट। चलिए क्या करना था, आपको पता था कि भाई ये जो है वो साइन 4x है, क्यू जो है वो क्या है, साइन 4x है, साइन 4x है, इसलिए ये साइन ax प्लस बी वाला है, ठीक है। जब आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया कि हाँ x के साथ जो है वो a है, तो x के साथ क्या है 4 है, ठीक है, ये आ गया आपका a, और b जो है वो नहीं दिख रहा तो 0, ठीक है। चलो तो क्या करना है आपको, सिर्फ इतना करना है, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। मतलब क्या पुट करोगे, माइनस ऑफ ए क्या है 4 है, उसका स्क्वायर पुट करना है, तो -16 पुट करना है किसकी जगह पे, डी स्क्वायर की जगह पे। है आसान, बस इतना करना है, कर दो जहाँ पे भी दिखे वो, तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, सो दैट योर पी आई विल बी 1/, यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह पे -16 लगा दो, -16 प्लस 9 साइन 4x। चलो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेगा, 7 बचेगा ना, ठीक है, 9 और 7 16 -7, ठीक है यहाँ पे। चलिए तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या हुआ, धक्का लगा क्या, बस इतना ही आसान है, ठीक है। तुमको क्या लगा था मुश्किल होगा, बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। तो इतना आसान जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन आसान तब होता है जब इस तरह से दिया जाता है, राइट। जनरली हमको कुछ इस तरह से देते हैं, ओके। अब इसमें मुश्किल वाला कुछ नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंथी है, राइट। किस तरह से लेंथी है, जैसा कि आपको पता है, फिर से एक बार, क्या है ये, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। बार बार क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि भाई जब क्यू दे रखा है तब आपका y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई होता है, ओके। पी आई ढूंढना पड़ता है, ठीक है, ओके। सी एफ आपको गिफ्ट, पी आई ढूंढता हूँ मैं, ठीक है। चलो पी आई इज नथिंग बट 1/f ऑफ डी क्यू, तो 1/f ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, और यहाँ पे है साइन 2x, ओके राइट। चलिए तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास साइन ax प्लस बी है, साइन ax प्लस बी टाइप ऑफ है, जो कि यहाँ पे है क्या है, साइन 2x। इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह पे 2 है, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू 0 है, राइट। चलो अब क्या करोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको पुट करना होगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, ओके, मतलब कि -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस और 2 का स्क्वायर, मतलब वो हो गया -4। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर पुट करो, मतलब कि -4 पुट करो, तो ये रहा डी स्क्वायर। तुम पूछोगे कि डी की जगह पे क्या पुट करूँ, अंडर रूट ऑफ -4 ना, नहीं, अगर अंडर रूट ऑफ -4 करोगे तो वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, राइट। तो वो गलती मत करना, जहाँ पे डी स्क्वायर है उसी की जगह पे वैल्यू पुट करो, ओके। बाकी का क्या करना है वो मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है। चलिए तो चलिए पुट कर देते हैं, 1/डी स्क्वायर की जगह पे मैंने पुट कर दिया -4, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है, 3d प्लस 2, और यहाँ पे है साइन 2x। चलो तो ये हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/, ये -4 और +2 क्या हो जाएगा, 3d -2 हो जाएगा, ठीक है, साइन 2x। चलो अब क्या करोगे, अब फिर से कहोगे कि डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर पुट करना है, लेकिन डी स्क्वायर तो है ही नहीं, इस वाले में डी स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी है, ओके। तो उस डी की जगह पे मुझे डी स्क्वायर चाहिए, कैसे करोगे, ऐसे करेंगे, बहुत आसान है, देखो सर, 3d -2 तो है ही,
ऊपर नीचे 3d+2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, कर सकते हैं ना? जो भी मुझे बोले कि नहीं कर सकते वो लोग अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, और हाथ खड़ा करने के बाद इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो, तुम लोगों के लिए नहीं है ये। ठीक है, चलिए, तो ये जो है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म बनेगा। ठीक है, ऊपर तो 3d+2 होगा ही, उसको भी ब्रैकेट में रखो, उसको कुछ मत करो, छेड़ो मत उसको बिल्कुल भी। नीचे क्या होगा, पहला जो टर्म है उन दोनों का उसका स्क्वायर होगा, 3d होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे माइनस ये जो टर्म है उसका स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर। क्यों किया ऐसा, फिर से एक बार, ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर वाली टर्म नहीं थी, मुझे लानी थी। मैंने इस तरह से जो है वो ज़बरदस्ती उसको घुसेड़ा है। ठीक है, ताकि मेरा काम हो जाए, मतलब। ओके, और कुछ नहीं। चलिए, तो 3d+2 डिवाइड बाय, ओके, यहाँ पे 9d² होगा, 9d² माइनस 4, और यहाँ पे होगा sin 2x। चलिए, फिर से एक बार क्या करना है, फिर से एक बार आपको वही करना है, d² इज इक्वल्स टू a² पुट करना है, जो कि ये रहा। ओके, सो पुट d² इज इक्वल्स टू माइनस a² इज इक्वल्स टू -4। आपने ढूंढ ही रहा है, ठीक है, आपने ढूंढ निकाला है ऑलरेडी, क्योंकि वो तो वही रहेगा, वो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वो होगा इस तरह से, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 3d+2, ओके, ये ब्रैकेट में ही रखो इसको, डिवाइड बाई 9, ब्रैकेट में d² था, यहाँ पे d² था, उसकी जगह पे -4। ओके, और यहाँ पे -4 ऑलरेडी था, और ये होगा sin 2x यहाँ पे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, तो 3d+2 डिवाइड बाई, ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा -36 और -4 sin 2x। ओके, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आखिर में बन गया इस तरह से, -1/40 -1/40, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3d ऑफ sin 2x प्लस 2 sin 2x। आई बात समझ में? इसको अंदर 1/1 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। चलिए, ओके, तो -1/40 तो था ही, अभी इसका क्या करेंगे, ये जो मिला है आपको -3d ऑफ sin 2x। ठीक है, क्या मिला आपको, d ऑफ sin 2x। चलो मुझे बताओ कि d का मतलब क्या होता है। d का मतलब होता है d/dx, राइट। मैंने आपको बहुत पहले वाले लेक्चर्स में समझाया था, मतलब कि sin 2x का डिफरेंशिएशन कर दो। क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 × 1। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 cos 2x। हो गया, चलो वैल्यूज रख दो, तो आपका पी बन जाएगा इस तरह से, पी इज इक्वल्स टू -1/40, 3 इंटू, इसका आंसर आ गया 2 cos 2x प्लस 2 sin 2x। ओके, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई हम कर देते हैं, ये -40 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो वो हो जाएगा -3 और 3 डिवाइड बाई 20 cos 2x माइनस sin 2x/20। ठीक है, ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, राइट। इस तरह से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार समझा देता हूं मैंने आपको, यहाँ पे अलग क्या था, क्या ऐसा था जो मैंने यहाँ पे कुछ अलग किया है। ओके, शुरुआत करते हैं फिर से। sin 2x था, इसका मतलब हो गया आपका sin ax प्लस बी इज इक्वल्स टू sin 2x, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 0, तो d² इज इक्वल्स टू -a² रखने पे आपको -4 मिलेगा। जहाँ पे d² है वहीं पे वैल्यू रखो, बाकी को सब कुछ वैसा का वैसा रहने दो। उसके बाद हमने देखा, तो अब आगे वही प्रोसीजर करनी हो तो आपके पास d² नहीं है, आपको d² लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर 3d-2 है तो मैंने 3d+2 3d+2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर कुछ और होता तो जो भी हो उसकी साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देने पर a प्लस बी a माइनस बी जैसी टर्म बन जाएगी। और a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b², तो नीचे वही होगा 3d² माइनस 2²। ओके, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, और इस तरह से जो है वो आपका काम आगे बन जाएगा। और बाकी क्या हुआ, एक अच्छी सी टर्म आई, वो था d ऑफ sin 2x। जो d ऑफ sin 2x जब मल्टीप्लाई किया तब आया, तो d का मतलब होता है क्या, डिफरेंशिएशन, d/dx।
ओके, तो डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, तो sin 2x का डिफ्रेंशिएट किया और उसका आंसर जो है वो जो आखिर में मिल गया। आखिर में सिंप्लीफिकेशन किया, फाइनल आंसर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो मिशन इस तरह से आपका अकम्प्लिश्ड होता है। इस तरह से आप जो इसको कर सकते हो। अब आप मुझसे पूछेंगे कि डिनोमिनेटर में जीरो वाला तो आपने बताया ही नहीं, अब मैं कैसे छोड़ देता, इसीलिए मैंने उसका भी एग्जाम्पल ले रखा है। आइए देखते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में हम देखने जा रहे हैं कि इसको किस तरह से इसी मेथड से सॉल्व किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आपका पी आई होगा क्या, 1/f(d) इंटू क्यू। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जो है वो जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ये होगा 1/f(d² + 1 इंटू कोस एक्स, राइट। ओके, चलिए तो आप जो है इसको कंपेयर करेंगे कोस ax + b के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे है आपके पास कोस x, तो a की जगह पे मिलेगा आपको 1 एंड b जो है वो आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे कि पुट d² = -a², तो आपको लिखना पड़ेगा -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, चलिए अब आप जब वैल्यूज रखेंगे यहाँ पे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/, जहाँ पे d² है वहाँ पे आएगा -a²। ओके, तो ये आएगा -1, ओके, प्लस यहाँ पे बन गया 1 और ये cos x, तो ये हो गया 0, राइट। ये 0 होता है तो क्या करोगे, इस तरह से नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो इस तरह से आप नहीं जा सकते, इस तरह से आप नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना होगा, दैट्स वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू, आपको डिनोमिनेटर में 1/f' करना पड़ेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ये cos x वैसा ही रहेगा, और यहाँ पे आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने नीचे डिफ्रेंशिएट किया है। तो x डिवाइड बाई ये d² + 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d² का होगा 2d, 1 का होगा 0। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे cos x, राइट, या हो जाएगा cos x। चलिए, तो ये आपको मिल गया x/2d cos x। चलिए अब आप क्या करेंगे मुझे पता है, आप जरा जो है वो सोचेंगे, सॉरी, हाँ, अब आप क्या करेंगे मुझे पता है कि आप सोचेंगे कि भाई यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मिला है इस तरह से x/2d cos x, मतलब कि नीचे मुझे d² चाहिए होगा, तो मैं ऊपर नीचे dd से जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा और बाद में काम करूंगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर सही है, गलत नहीं हो तुम, ठीक है, यू आर राइट ओनली। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसका इस्तेमाल कर लो। d का मतलब क्या होता है, d/dx होता है, d का मतलब d/dx होता है, राइट। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं 1/d लिखूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx, ये उसका मतलब होता है। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx, राइट। ये अगर आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर लो इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यहाँ पे भी वही है, x/2 तो अलग ही चीज़ है, ये है 1/d ऑफ cos x, तो और कुछ नहीं है, x/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप ऊपर नीचे dd से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई एम नो एनी इश्यू। x/2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, ओके, और ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये होगा x sin x/2। आप कहेंगे कि ऊपर नीचे dd से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या होता, ये इस तरह से होता, यहाँ पे d² और यहाँ पे d cos x। ठीक है, d² और यहाँ पे d cos x, राइट। चलो, तो यहाँ पे d² की जगह पे आ जाता -1, क्योंकि वो वैल्यू आपने जो है वो लिख रखी है, और यहाँ पे d cos x का डिफ्रेंशिएशन होगा -sin x, तो हो गया आपका फाइनल आंसर वही। ठीक है, तो वही होगा जो आपने अगले वाले केस में किया था। ठीक है, तो करना वही है, अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर x से मल्टीप्लाई करो, बाद में जो भी रूल है उस रूल को अप्लाई करो और आपका काम जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 2 केस देखे, मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी था, और आने वाले वीडियोस जो है वो थोड़े से लंबे ही होंगे, क्योंकि मैं एक साथ 2 केसेस आपको समझाने जा रहा हूँ, ताकि आपका ज़्यादा वक्त जो है वो बर्बाद ना हो और एक ही टाइम में आप 2 चीज़ों को इक्वेट करके, मतलब कि कंपेयर करके जो है वो सीख सकें। तो दोस्तों ये था पूरा आज का टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया है, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।